इस वीडियो में हम 1813 का चार्टर अधिनियम और 1833 का चार्टर अधिनियम पढ़ेंगे। इस अधिनियम के प्रावधानों को पढ़ने से पहले हम यह समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर यह अधिनियम क्यों लाया गया था। इस अधिनियम को लाने के मुख्यतः दो कारण थे। पहला, ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त करना। ब्रिटेन की सरकार चाहती थी कि अब ब्रिटेन की अन्य कंपनियों को भी भारत के साथ व्यापार करने की अनुमति होनी चाहिए। दूसरा, ब्रिटेन की सरकार चाहती थी कि भारत पर और नियंत्रण रखा जाए, भारत पर नियंत्रण को और मजबूत किया जाए। इस अधिनियम के माध्यम से ब्रिटेन की सरकार भारतीय समाज में शिक्षा के क्षेत्र में सुधार लाना चाहती थी। अब हम देखते हैं कि आखिर इस अधिनियम के माध्यम से क्या क्या प्रावधान किए गए थे। इस अधिनियम में सबसे पहला प्रावधान किया गया कि ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। मतलब अब ब्रिटेन की सभी कंपनियां भारत के साथ व्यापार करने की अनुमति थी। किंतु इस अधिनियम में यह भी कहा गया कि चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार की अनुमति अभी भी सिर्फ ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी को है, उसका ही एक अधिकार है। मतलब कि यदि भारत के साथ चाय का व्यापार करना हो या चाइना के साथ व्यापार करना हो तो इसकी अनुमति सिर्फ अभी ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी को ही है। ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा इन दोनों व्यापारों को कोई और कंपनी नहीं कर सकती। इस अधिनियम में अगला प्रावधान यह किया गया कि ईसाई मिशनरियों को भारत में धार्मिक प्रचार प्रसार की अनुमति दे दी गई। इस अधिनियम के माध्यम से यह प्रावधान किया गया कि अब कोई भी ईसाई मिशनरी भारत में आकर धार्मिक प्रचार प्रसार कर सकता है। किंतु इस अधिनियम में यह भी कहा गया कि धार्मिक प्रचार प्रसार का उद्देश्य सिर्फ भारत में धर्म और शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करना का उद्देश्य होना चाहिए। इससे पहले यह प्रावधान इसलिए नहीं किया गया क्योंकि ब्रिटेन की सरकार चाहती थी कि भारत के धार्मिक मामले और निजी मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाए और सिर्फ भारत के साथ व्यापार पर ही मुख्य ध्यान देना चाहिए। इस अधिनियम के माध्यम से एक और प्रावधान किया गया। इस अधिनियम के माध्यम से पश्चिमी शिक्षा के प्रचार प्रसार पर जोर दिया गया और यह प्रावधान किया गया कि ब्रिटेन की सरकार प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए बजट से अलग रखने का प्रावधान करेगी और भारत में जो देसी शिक्षा है उसके अलावा भारत में पश्चिमी शिक्षा के प्रचार प्रसार को भी बढ़ावा दिया जाएगा, यह भी प्रावधान किया गया। अब हम समझते हैं कि आखिर ब्रिटेन की सरकार भारत में पश्चिमी शिक्षा के प्रचार प्रसार को क्यों बढ़ाना चाहती थी, आखिर इसका क्या कारण था। क्योंकि ब्रिटिश प्रशासन को चलाने के लिए शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता थी। ऐसे भारतीयों की आवश्यकता थी जो अंग्रेजी भाषा को जानते हों, जो अंग्रेजी प्रशासनिक प्रणाली को समझ सकें। इस अधिनियम के माध्यम से भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी। मतलब कि इस अधिनियम के माध्यम से भारत में पश्चिमी शिक्षा के प्रचार प्रसार पर जोर दिया गया। भारत में इंग्लिश के माध्यम से शिक्षा को बढ़ावा दिया गया और जो भारत की देसी भाषाएं थीं उनको कम महत्व दिया जाने लगा और अब भारत में शिक्षा में अंग्रेजी का माध्यम बढ़ने लगा। किंतु यह प्रावधान कभी क्रियान्वित नहीं हुआ और इससे एक विवाद और उत्पन्न हो गया जिसे आंग्ल प्राच्य विवाद कहते हैं। यह विवाद क्या था? यह विवाद यह था कि भारत में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होना चाहिए या भारतीय भाषा होना चाहिए। कुछ लोगों का, कुछ ब्रिटिश अधिकारियों का कहना था कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा को ही, भारत में शिक्षा का माध्यम होना चाहिए अंग्रेजी को ही, जबकि कुछ ब्रिटिश अधिकारियों का मानना था कि भारत की देसी भाषा को ही शिक्षा का माध्यम होना चाहिए। इस अधिनियम के माध्यम से एक अन्य प्रावधान यह किया गया कि स्थानीय सरकार को टैक्स लगाने का अधिकार दे दिया गया। अब स्थानीय सरकार स्थानीय नागरिकों से टैक्स वसूल कर सकती थी ताकि वह अपने छोटे मोटे कार्यों को पूरा कर सके। अब हम पढ़ते हैं 1833 का चार्टर अधिनियम। इस अधिनियम को पढ़ने से पहले
हम यह समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर यह अधिनियम क्यों लाया गया था। इस समय ब्रिटेन की सरकार पर यह दबाव डाला जा रहा था कि ब्रिटेन की अन्य कंपनियों को भी भारत के साथ संपूर्ण व्यापार करने की अनुमति होनी चाहिए और व्यापार सभी के लिए खुला कर देना चाहिए। किसी भी व्यापार को ब्रिटेन की कोई भी कंपनी कर सकती है। दूसरा, इस अधिनियम के माध्यम से ब्रिटेन की सरकार भारत के शासन को और अधिक व्यवस्थित करना चाहती थी और अधिक केंद्रीकृत करना चाहती थी। भारत के अंतर्गत अलग अलग जगह जो भी कानून चल रहे थे उनको वो एक साथ लाना चाहती थी। अब समझते हैं कि आखिर इस एक्ट में क्या प्रावधान किए गए। इस एक्ट में सबसे पहला प्रावधान यह किया गया कि बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। जो पहले बंगाल का गवर्नर जनरल था अब उसको पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और यह कौन थे? यह थे विलियम बेंटिंक। अब ये पूरे भारत के गवर्नर जनरल थे। लेकिन हमें यहाँ पर एक बात याद रखनी होगी कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल माउंटबेटन थे और ब्रिटिश भारत के प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक थे। ये थे ब्रिटिश भारत के और वो थे स्वतंत्र भारत के। कौन? माउंटबेटन, जो स्वतंत्र भारत के थे। इनको गवर्नर जनरल को संपूर्ण ब्रिटिश भारत में प्रशासनिक, न्यायिक और विधायी मतलब कानून बनाने की, वित्तीय मतलब राजस्व संबंधी अधिकार प्राप्त था। इनको कानून बनाने संबंधी असीमित अधिकार प्राप्त थे। ये जो गवर्नर जनरल था ये ब्रिटिश भारत में कोई भी कानून बना सकता था, किंतु यह भी ब्रिटिश संसद के प्रति ही जवाबदेह था। यह जब भी कोई कानून बनाता था या नीति बनाता था अंततः इसकी जवाबदेही ब्रिटेन की संसद के प्रति थी। इस अधिनियम के माध्यम से दूसरा प्रावधान यह किया गया कि अब गवर्नर जनरल और उसकी परिषद को कानूनी अधिकार प्रदान किया गया। यानी कि अब गवर्नर जनरल और उसकी परिषद जो भी कोई नियम बनाएगी या विनियम बनाएगी उसको कानून की तरह ही मान्यता होगी। इनके द्वारा बनाया गया कोई भी नियम और विनियम ब्रिटेन की संसद के तरह ही कानून माना जाएगा और उसकी शक्ति ब्रिटेन की संसद के तरह ही कानून के बराबर होगी। इस समय गवर्नर जनरल और उसकी परिषद भारत में कानून बनाने वाली सर्वोच्च संस्था थी। यानी कि यह जो परिषद थी और जो यह गवर्नर जनरल था ये भारत में कानून बनाने वाली सर्वोच्च सत्ता थी। दूसरा, इस अधिनियम के माध्यम से एक प्रावधान यह भी किया गया कि अब प्रशासन का केंद्रीकरण कर दिया गया, क्योंकि इस अधिनियम में मद्रास और बम्बई के जो गवर्नर थे उनके जो कानून बनाने की शक्ति थी उनको वंचित कर दिया गया ताकि संपूर्ण ब्रिटिश भारत में एक तरह के कानूनों का निर्माण हो सके। इस अधिनियम के माध्यम से मद्रास के और बम्बई के गवर्नरों से कानून बनाने की शक्ति भारत के गवर्नर जनरल को दे दी गई। अब यही दोनों के ये कानून बनाते थे। इस अधिनियम के माध्यम से एक प्रावधान यह भी किया गया कि ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी को जो चाय का एकाधिकार था और जो चीन के साथ व्यापार करने का एकाधिकार था वह पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। अब इनकी जो ट्रेड मोनोपोली थी वो बिल्कुल समाप्त कर दी गई और कह दिया गया कि ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा ब्रिटेन की अन्य कंपनी भी भारत के साथ चाय का व्यापार कर सकती है और चीन के साथ भी व्यापार कर सकती है। अब यह अधिकार ब्रिटेन की अन्य कंपनी को भी है। इस अधिनियम के माध्यम से ब्रिटेन की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके व्यापारिक महत्व को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। यह जो ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको कह दिया गया कि अब आप राजनीतिक और प्रशासनिक संस्था हैं। अब आपका महत्व व्यापार के लिए नहीं है भारत में। अब आप भारत में प्रशासनिक और राजनीतिक एजेंसी की तरह ब्रिटेन की सरकार की तरफ से कार्य करेंगे और भारत पर नियंत्रण रखेंगे। इस अधिनियम के माध्यम से एक और प्रावधान किया गया। इस अधिनियम में कहा गया कि भारत में ब्रिटिश सरकार जो भी सरकारी नौकरियों के लिए भर्ती करेगी, जो भी पदों पर नियुक्ति करेगी उसमें जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर या रंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगी। यदि ब्रिटेन की सरकार भारत में किसी व्यक्ति को किसी पद पर नियुक्त करना चाहती है
तो वह बिना किसी भेदभाव के उनकी नियुक्ति करेगी। किंतु व्यवहार में यह प्रावधान 1853 के बाद ही लागू हुआ। उसके पहले ब्रिटेन की सरकार उच्च पदों पर ब्रिटेन के नागरिकों को नियुक्त करती थी और निम्न पदों पर भारतीय नागरिकों को नियुक्त करती थी। इस अधिनियम के माध्यम से एक प्रावधान यह भी किया गया कि अब भारत में दास प्रथा जो थी, उस दास प्रथा को अवैध घोषित कर दिया गया और कानूनी रूप से उसे अपराध घोषित कर दिया। यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को दास के रूप में रखता था तो अब उसको अपराध माना जाता था और उसको अपराध मानकर दंड की सज़ा दी जाती थी। इस अधिनियम के माध्यम से ब्रिटेन की सरकार ने भारत में दास प्रथा को समाप्त कर दिया। इस वीडियो में हमने 1813 का चार्टर अधिनियम और 1833 का चार्टर अधिनियम पढ़ा। इस अधिनियम के बाद हम 1853 का चार्टर अधिनियम पढ़ेंगे। उसके बाद हम भारत सरकार अधिनियम 1858 पढ़ेंगे। उसके बाद हम भारत परिषद अधिनियम पढ़ेंगे। देखेंगे कि आखिर यह अधिनियम क्यों लाया गया और इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए थे। यह मेरी पहली एजुकेशनल वीडियो है और मैं यह जानना चाहता हूँ सभी विद्यार्थियों से, जो भी इसको देखते हैं या जो भी इसको देख रहे हैं, कि क्या यह पढ़ाने का तरीका ठीक है या मुझे अभी इसमें और कोई सुधार करने चाहिए। यदि आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह भारतीय राज्य व्यवस्था के संपूर्ण चैप्टरों को फैक्ट के साथ और चित्र के माध्यम से पढ़ाऊँ तो आप कमेंट में यस लिख के मुझे इसकी अनुमति दें। जो भी विद्यार्थी चाहते हैं कि मैं भारत की संपूर्ण राज्य व्यवस्था को फैक्ट के माध्यम से और चित्रों के माध्यम से आसान भाषा में उन्हें समझाऊं, तो वह मुझे बताएं कि मैं इस अपनी सीरीज को आगे भी जारी रखूं। इसके बाद मैं भारत के सभी ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा बनाए गए सभी अधिनियमों को इसी प्रकार चित्रों के माध्यम से और फैक्ट के माध्यम से पढ़ाऊँगा। यदि आप चाहते हैं कि मैं इस सीरीज़ को आगे भी जारी रखूं, तो आप कमेंट बॉक्स में यस कह दें। कमेंट में मुझे इसकी अनुमति दें कि मैं आगे अपनी सीरीज़ को जारी रखूं। और यदि आप चाहते हैं कि मैं इसमें कोई और सुधार करूं, तो मैं इसमें और सुधार के साथ आपके सामने अगली वीडियो को लेकर आऊँगा। जब तक आप मुझे इसकी अनुमति नहीं देते कि मैं इस वीडियो में और क्या सुधार करूं और किस तरीके से आपको पढ़ाऊं, मैं तब तक अपनी अगली वीडियो नहीं लेके आऊँगा।